वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस डिप्लोमा कोर्स के अंदर ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो पिछली क्लास में हम लोग बेसिकली अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल कर रहे हैं और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारे पास। नाउ अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोग सबसे पहले एक मेमोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैम। ठीक है, अच्छा पहले हम ये थोड़ा सा ये देखना चाह रहे हैं कि भैया ये जो रैम है इसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है, होती क्या है, मतलब ये कैसा, ये डिवाइस कैसा दिखता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि भाई साहब ये डिवाइस किस तरह से नजर आता है। तो मैंने यहाँ लिखा रैम इन कंप्यूटर। ठीक है, उसकी इमेजेस देखनी है मुझे, तो यहां पे फिलहाल इमेजेस पे आ जाता हूं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ रैम की इमेज आ गई। तो मैंने ये इमेज जो है, जैसे मान लो ये आ गई, मैंने इसको, इस इमेज को कॉपी कर लेता हूं और फिर अपने नोट्स में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या आ गया भाई, कंट्रोल Z, आ जाओ जी वापस इधर, राइट क्लिक, कॉपी इमेज और यहाँ पे आके कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, ये रैम की इमेज जो है वो हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा भी कर दिया ताकि ये आराम से दिख सके, विजिबल भी हो आप लोगों को कि रैम कैसा दिख रहा है। तो ये आपकी एक रैम नाम की चिप होती है। ठीक है भाई, अब ये जो रैम नाम की चिप है, अब इसकी कहानी क्या क्या है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट है। पहली बात ये समझ लीजिए कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, अब यहां पे जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो यहां पे, अब सबसे पहली बात ये जो आपको रैम नाम की चिप्स नजर आ रही हैं, ये असल में चिप आपकी कहां पे फिट होती हैं, जो आपका मदरबोर्ड होता है। जैसे पिछली बार मैंने आपको मदरबोर्ड भी दिखाया था, तो मदरबोर्ड में ना 2 स्लॉट बने होते हैं इस रैम नाम की चिप को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो उसके नीचे जो आपको येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, गोल्डन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट होता है। तो जो मदरबोर्ड होता है उसमें एक पार्ट बना होता है जहां पे ये जो रैम नाम की चिप जो है वो फिक्स होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक स्लॉट बना होगा, वहां पे ये रैम नाम की चिप लग जाएंगी। ठीक है, तो ये रैम नाम की चिप्स कहां पे लगी होती हैं, आपके मदरबोर्ड पे लगी होती हैं। अच्छा यार, अब इस रैम नाम की चिप का काम क्या है, अब एक पहले जरा ध्यान से सुनते जाओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास ना एक, जैसे अब तो ये काम, जैसे सपोज मान लो तुम्हारे पास बड़ी सारी वो पड़ी हैं, क्या नाम है, गानों की सीडियां पड़ी हुई, बहुत सारे सॉन्ग्स की सीडियां पड़ी हुई हैं आपके पास। ठीक है, आपको बहुत, आज आप बड़े सॉन्ग लवर हैं तो आपने अलग अलग जो सॉन्ग्स हैं उनकी सीडीज खरीदी हुई हैं, अलग अलग मूवीज की सॉन्ग्स की सीडीज खरीदी हुई हैं बहुत सारी। अच्छा, मान लो आपके पास 1000 सीडियों का कलेक्शन है, यानी कि आपके पास टोटल सीडीज कितनी हो गई, 1000। ठीक है भाई, अच्छा अब 1000 सीडीज का कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है। अब क्या होता है कि भाई आपके पास 1000 सीडीज का कलेक्शन, चाहे जितने मर्जी सीडीज का कलेक्शन हो, अगर आपको जिस सीडी के भी गाने सुनने हैं तो आपके पास कोई ना कोई म्यूजिक प्लेयर होगा। आप उस सीडी को निकालेंगे अपने कलेक्शन में से और उस म्यूजिक प्लेयर में लगाएंगे और प्ले बटन दबाएंगे, तब आपको सीडी के गाने सुनाई देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास चाहे 1000 सीडियां हो या 10,000 सीडियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपको जिस सीडी के गाने सुनने हैं उस पर्टिकुलर सीडी का आपके म्यूजिक प्लेयर में आना अनिवार्य है। अगर वो सीडी आपके म्यूजिक प्लेयर में नहीं आएगी तो आपको सीडी के गाने नहीं सुनाई देंगे।
अब ठीक उसी प्रकार से रैम भी हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है। इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी काम जब चलता है तो सबसे पहले वो काम कहां पे लोड होता है? सबसे पहले वो काम लोड होता है आपके रैम में, और जब आपका वो काम आपके रैम में लोड होता है तब कहीं जाके वो चीज, वो एप्लीकेशन वो एक्टिव होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर जो है स्विच ऑफ है, तो भाई तुम्हारा कंप्यूटर क्या है, अभी ऑफ हो रखा है। अच्छा, जैसे तुमने अपने कंप्यूटर को ना ऑन किया, जैसे आपने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, तो जैसे स्विच ऑन करते हो ना, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, आपकी जो आपके कंप्यूटर में ना एक रोम चिप भी होती है, जो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, एक रोम चिप होती है। ये रोम चिप सबसे पहले एक्टिव हो जाती है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, आपके कंप्यूटर के अंदर की रोम चिप एक्टिव हो गई। अच्छा भाई साहब, अब ये रोम चिप एक्टिव होकर क्या करती है? ये रोम चिप एक्टिव होकर सबसे पहले एक काम करती है जिसका नाम है पोस्ट। इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेगी। अब इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है कि मदरबोर्ड से जितनी भी चीजें कनेक्टेड हो रखी हैं वो सारी चीजें प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही, वो चेक करा जाता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को जब ऑन करते हो, तो जैसे ही ऑन करते हो ना, खट से मोबाइल की लाइट जलती है, सॉरी मोबाइल कह रहा हूं, खट से आपके माउस की लाइट जलती है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि कीबोर्ड्स की भी लाइट एक बार जल के बंद हो जाती है। कीबोर्ड्स में होता है ना नम लॉक, ये सब कीज होती है, वो भी लाइट एक बार जलती है, बंद हो जाती है। असल में क्या होता है कि उस समय पोस्ट टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है, और जिसमें कि मशीन ये चेक करता है, रूम चिप ये चेक करता है कि व्हाटएवर बी द कंपोनेंट्स जो आपके इस मशीन के साथ, आपके रैम, आपके मदरबोर्ड के साथ जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। क्या उनको सिग्नल जा रहे हैं, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज चेक कर ली जाती है। अच्छा, अब मान लो पोस्ट टेस्ट हो गया, डन। अब पोस्ट टेस्ट होने के बाद फिर क्या होता है, एक और काम होता है, एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर, बूटिंग नाम के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखो आपके कंप्यूटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा विंडोज 10, आप लोगों में होता है ना विंडोज 10, विंडोज 11, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना आपके कंप्यूटर के अंदर। तो भाई आज की डेट में जैसे मान लो कोई सिस्टम लेने जाते हैं तो उसमें बताता है कि जिसमें विंडोज 10 डला हुआ है, इसमें विंडोज 11 डला हुआ है। तो ये कब क्या है, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सॉफ्टवेयर ही आपके कंप्यूटर के सारे कामकाज को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस बूटिंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है, क्योंकि देखो अब मुझे समझ में आ गया कि ठीक है जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है और ये सॉफ्टवेयर ही सारे कंप्यूटर को हैंडल करता है। तो ऑब्वियस बात है इस सॉफ्टवेयर का एक्टिव होना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर के सारे कामकाज को हैंडल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर को एक्टिव होना जरूरी है। और अभी मैंने बात बोली कि अगर कोई भी एप्लीकेशन को एक्टिव होना है तो उसको कहां पे आना पड़ेगा, उसको रैम में आना पड़ेगा। तो इस बूटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डला विंडोज 10 या जो भी है, उसका इंपॉर्टेंट फाइल्स आपके हार्ड डिस्क से कॉपी होके कहां पे आ जाती है, आपके रैम में। और जब ये रैम में आ जाती है तो उसके बाद ये क्या हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर ये सारे कामकाज को हैंडल करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि जब पोस्ट टेस्ट होने के बाद दूसरा स्टेप है बूटिंग। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स हार्ड डिस्क में होती हैं, लेकिन वहां से कॉपी होकर रैम में आ जाती है, उसकी एक कॉपी रैम में आ जाती है, और जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स रैम में आ गई तो वो एक्टिव हो गई और उसने कंप्यूटर के कामकाज को हैंडल करना शुरू कर दिया। तो यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो गया। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आई कि जो इसमें सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट एप्लीकेशन जो इसके अंदर, या फर्स्ट सॉफ्टवेयर बोल लो, तो इसके अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर लोड होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इस रैम में क्या लोड होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा चलो मान लो इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, इसके अंदर ओएस आ गया।
और आपका कंप्यूटर जो है रनिंग स्टेज में आ गया, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, मतलब बिल्कुल फर्स्ट फाइनल आ गया, रेडी हो गया, अब आप काम कर सकते हो कुछ भी। अच्छा, मान लो उसके बाद क्या करते हो, आप एमएस ऑफिस ओपन करते हो। एमएस ऑफिस आप सब जानते होंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैंने एमएस ऑफिस ओपन किया, तो अब एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले आपके रैम में खुलेगा, तभी वो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर आपने मान लो कोई सॉन्ग सुनना है, अब आप सॉन्ग सुनना चाहते हो, तो मान लो पहले आपने कोई सॉन्ग का प्लेयर जो है ओपन करा, तो भाई वो सॉन्ग का प्लेयर भी पहले क्या होगा, वो सबसे पहले सॉन्ग का जो प्लेयर है वो कहां पे आएगा, रैम में आएगा, उसके बाद ही वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपने कोई सॉन्ग वाली फाइल उस प्लेयर में चलाई, तो सबसे पहले वो सॉन्ग वाली फाइल कहां पे आएगी, रैम में आएगी, तभी वो आपके कंप्यूटर में चल पाएगी। यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी चीज है वो सबसे पहले रैम में आएगी, उसके बाद ही उसका आगे कुछ काम धाम होना है तो होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें समझ में आया कि पहली बात स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक इस तरीके में एक जरा बात सुनो। देखो, जैसे मैंने मान लो कोई फाइल खोली, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले वो फाइल कहां पे आएगी, रैम में। तो इसका मतलब रैम नाम की जो मेमोरी है उसमें राइट का ऑपरेशन हो रहा है ना, क्योंकि भाई मैं कोई फाइल ओपन करूंगा तो मेरी वो हार्ड डिस्क फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रैम में आ जाएगी, या ये कह लो रैम में राइट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अब रैम में वो फाइल आ गई, लेकिन अब मुझे तो नहीं दिखी ना, तो यानी कि रैम में आने के बाद उस फाइल को रीड करा जा रहा है और मॉनिटर उस फाइल को रीड करके उसके कंटेंट को स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो यानी ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके ऊपर रीड एंड राइट दोनों तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी। कि भाई साहब ये क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी है। ठीक है। अच्छा, चलो अब हमें समझ में आ गया कि भाई साहब ये जो है हमारा रीड एंड राइट मेमोरी हो गई। ठीक। अच्छा, लेकिन अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डेटा ना परमानेंट वे में स्टोर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा आपका आएगा वो परमानेंट वे में स्टोर नहीं होता। सो इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, क्यों वॉलेटाइल कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर नहीं होता। ठीक है भाई, सीधी सी बात है ना यार, कि यार आपने कोई फाइल ओपन करी, ठीक है, वो रैम में आ गई, उसके बाद उसी फाइल को रीड करके कंप्यूटर ने स्क्रीन पे दिखा दी, आपने जो काम करना था कर दिया, उसके बाद आपने सेव कर लिया, अब आपने फाइल बंद कर दी। तो भाई साहब जब आपने फाइल बंद कर दी, तो अब वो फाइल रैम के अंदर क्या करेगी भाई, तो यानी कि रैम के अंदर जो चीज है वो परमानेंट वे में सेव नहीं रहती। ठीक है, तो होता क्या है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि रैम के अंदर जो भी कंटेंट है वो परमानेंट वे में सेव नहीं रहता। अच्छा, वो कंटेंट कब कब हटता है भाई, सीधी सी बात है, आप अगर सपोज मान लो कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो, तो इस रैम को पावर सप्लाई मिलनी बंद, जैसे ही पावर सप्लाई मिलनी बंद होगी रैम के अंदर का सारा डेटा हट जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर सपोज मान लीजिए कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसको आपने बंद कर दिया तो वो रैम से हट जाएगी। यानी रैम के अंदर कोई चीज परमानेंट वे में नहीं रहती, उसके अंदर तब तक ही वो चीज पड़ी हुई है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती जा रही है। ठीक है, या आप कोई एप्लीकेशन खुद अपनी मर्जी से बंद ना कर दें तब, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाता है, तो पहला सॉफ्टवेयर जो रैम के अंदर आता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलती रहेगी, रैम आपके डेटा को होल्ड करके रखेगा। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ही सपोज मान लीजिए आपका क्या नाम है ये खत्म हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं उसको अपना, जैसे पावर सप्लाई जैसे आपने कंप्यूटर बंद करना था तो आपने शट डाउन करा। अब शट डाउन करा तो उसमें क्या होता है कि भाई कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलनी बंद, तो जैसे ही कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलनी बंद होगी तो रैम के अंदर जितना भी डेटा वो हट जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे इसके बाद कि भैया इट इज यूज्ड टू टेम्पररली स्टोर द डेटा, जो भी आपका टेम्परली स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट द सीपीयू, ठीक है, नीड्स टू एक्सेस क्विकली ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, हमने सीपीयू वाले पार्ट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है। एक मिनट, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये बात बता रहा हूं। सबसे पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे को रिप्लाई कर दें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करता हूं। हाँ जी, फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया जी सबने स्क्रीनशॉट? यस सर, ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें इस दिन पिछली बार बताया था ना सीपीयू वाले केस में कि भैया उसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले आपका इनपुट यूनिट से जो भी, सपोज मान लो जो भी प्रोसेसिंग होनी है, जो भी इनपुट यूनिट से जो भी डेटा जाएगा, वो सबसे पहले कहां जाता है? वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको सीपीयू के केस में, ये मैंने आपको सीपीयू के केस में बताया था। मेन मेमोरी यानी कि कहां पे आता है? रैम में आता है, ठीक है। तो इनपुट जो भी प्रोसेस होना है, तो वो इनपुट वाली मेमोरी से डेटा, इनपुट यूनिट से डेटा कहां पे आता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी रैम में। फिर क्या होता है कि भाई साहब, ये जो मेन मेमोरी है, इसी मेन मेमोरी से जो है डेटा कौन उठाता है? इसी मेन मेमोरी से डेटा उठाता है सीपीयू के अंदर मौजूद एक यूनिट होती है जिसका नाम है एएलयू। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये डेटा उठाती है। तो यानी कि जो भी है एक तरह से सीपीयू का पार्ट ही है ना ये एएलयू। तो यानी कि जो मेन मेमोरी यानी कि हमारी रैम है, ये आपके सीपीयू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो जो भी सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए होता है, वो रैम में डलवाओ, ताकि वो रैम से वो डेटा अपने आप एक्सेस करेगा और जो रिजल्ट है वो भी रैम में भेज देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था ना कि नेक्स्ट काम क्या होगा? मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू में जाएगा, एएलयू में जाएगा, फिर उसके बाद एएलयू से डेटा कहां पे वापस आएगा? वापस मेन मेमोरी में आएगा, ठीक है। एएलयू से डेटा वापस कहां पे आएगा? मेन मेमोरी में आएगा, ठीक है। मेन मेमोरी यानी वापस रैम में आएगा। तो यहां पे हमें पता लगा कि इनपुट यूनिट से डेटा पहले रैम में गया, फिर रैम तो सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो जो सीपीयू को जो भी प्रोसेसिंग के लिए डेटा उठाना था, वो रैम से उठाएगा, प्रोसेस करेगा, और जो इसके बाद जो भी रिजल्ट है वो, जैसे एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है ना, ठीक है। यानी कि फिर वो काम करने के बाद जो सीपीयू है, जो रिजल्ट है, वो जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट जो है वो उठा के मेन मेमोरी यानी रैम में वापस डाल देगा। और फिर इस मेन मेमोरी यानी रैम में जो भी कंटेंट आया, ठीक है, ये रिजल्ट जो है वापस जो हमारा आउटपुट यूनिट है, उस आउटपुट यूनिट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम होता है। यानी कि भाई इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है, तो इनपुट यूनिट से काम किसको दे दिया? रैम को। इनपुट यूनिट ने जो भी काम था वो रैम को दे दिया, रैम ने अपने पास रख लिया। उसके बाद रैम ने सीपीयू के साथ इंटरेक्शन होती है, तो वो रैम जो है सीपीयू को डेटा पकड़ा देता है, ले भाई ये रहा डेटा, कर इसको प्रोसेस। फिर जो आपका क्या नाम है अपना, ये सीपीयू है, ये उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करने के बाद, जैसे उस डेटा की प्रोसेसिंग कर ली, और प्रोसेस करने के बाद ये सीपीयू डेटा किसको वापस कर देता है? ये सीपीयू जो है डेटा वापस जो है मेन मेमोरी में वापस डाल देता है, ठीक है। तो जब उसने मेन मेमोरी में वापस डाल दिया, तो उसके बाद फिर मेन मेमोरी में वापस आने के बाद फिर वो डेटा भाई कौन ले लेता है? वापस आउटपुट यूनिट को दे देता है यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रैम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारी रैम है ना, ये दो तरह की होती है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और जैसे स्क्रीनशॉट ले लें मुझे यस से रिप्लाई कर दें, तो फिर मैं आगे, यस यस ले लिया भाई ने सबने स्क्रीनशॉट्स का, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं।
नाउ अब उसके बाद हमारे पास बात आती है, दैट इज टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम। तो यार देखो, जब हम टाइप्स ऑफ रैम की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रैम होती है। एक रैम होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एस रैम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरी रैम भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैम। तो पहले फिलहाल जरा स्टैटिक रैम के बारे में समझ लें कि स्टैटिक रैम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, पहले इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ रहे हैं स्टैटिक रैम के बारे में। ठीक है, अब स्टैटिक रैम की बात जब हम कर रहे हैं तो अब देखो स्टैटिक रैम क्या करता है। सबसे पहले स्टैटिक रैम के अंदर डेटा जो है स्टोर डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये एक छोटा सा सर्किट होता है जो एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिक रैम के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसके अंदर डेटा, यानी कि फ्लिप फ्लॉप एक तरह के सर्किट्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई एक पॉइंट आ गया यहां पे, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड रिपीटेडली। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें ये क्या बात बोली, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश रिपीटेडली। अभी रिफ्रेश रिपीटेडली का क्या कंसेप्ट है, अब ध्यान से सुन लो पहले इसको बात। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, ठीक है। क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक डेटा दिया, जैसे मान लो बाइनरी फॉर्म में मैंने इसको डेटा दिया, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में इस फ्लिप फ्लॉप के पास डेटा आया, मान लो इसके पास डेटा आया 1, ठीक है। तो यानी कि ये 1 जो है इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ गया। अच्छा, अब होता क्या है कि ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब ये 1 आया तो ऐसा नहीं है कि ये 1 को परमानेंट वे में स्टोर करता रहेगा अपने पास। इसमें क्या होता है कि जैसे भाई ये कुछ टाइम पीरियड तक उस सिग्नल को, क्योंकि देखो 1 मैंने बोल रहा हूं, बट इसका मतलब ये मत समझना कि 0 या 1 जाएगा, नहीं, ये सिग्नल जाते हैं उसके पास, ठीक है। क्योंकि मशीन है ना, मशीन के अंदर 1 या 0 थोड़ा ना स्टोर होगा, मशीन के अंदर तो सिग्नल स्टोर होंगे। भाई ऑब्वियस बात है, देखो हम लोग कंप्यूटर में बोलते रहते हैं कि कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में डेटा समझता है, 0-1 की फॉर्म में डेटा समझता है, लेकिन असल में समझता क्या है वो सुनो ध्यान से। असल में कंप्यूटर के अंदर तो सिग्नल्स होते हैं ना भाई, कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 थोड़े ना घूम रहा है। अगर 0 और 1 घूमता तो 2, 3, 4 वो सब भी घूम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में चक्कर क्या है कि कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स मूव कर रहे हैं और उन सिग्नल्स को हमने लो सिग्नल हाई सिग्नल में कैटेगराइज कर रखा। लो सिग्नल को हम लोग 0 बोल देते हैं, हाई सिग्नल को हम लोग 1 बोल देते हैं। तो यानी कि अगर मैं कंप्यूटर में 1 जा रहा तो मीन्स हाई सिग्नल जा रहा है, लो 0 जा रहा मतलब लो सिग्नल जा रहा है। तो अब वो सिग्नल जो है इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाता है, इस फ्लिप फ्लॉप नाम के सर्किट के अंदर आ जाता है। अच्छा, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप नाम का सर्किट उस सिग्नल को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर ऐसा मान के चलते, मतलब मान लो 1 सेकंड के लिए होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर 1 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा है तो अगर उसको, जैसे मान लो 1 सेकंड तक तो इसने पास होल्ड करा, लेकिन जैसे 1 सेकंड खत्म हो जाएंगे वो सिग्नल इसके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो सिग्नल खत्म हो, एक तरीका है इसको दोबारा से वही डेटा दोबारा रिपीटेडली भेज दो। तो इसका मतलब होता है रिफ्रेश कर दो, ठीक है। अब हमने उसके अंदर एक 1 का सिग्नल भेजा, 1 का सिग्नल उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 सेकंड तक रह रहा है। इससे पहले कि 1 सेकंड उसका कंप्लीट हो, उसको दोबारा से 1 का सिग्नल भेज दो। मतलब हर एक सेकंड के बाद उसको 1 का सिग्नल भेजते रहो, यानी कि उसको रिपीटेड वे में हम डेटा भेजते, यानी रिफ्रेश करते जा रहे हैं उसका डेटा, ठीक है। लेकिन हमने यहां पे बोला इस मतलब ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं कि रिफ्रेश कर रहे हैं डेटा उसका, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, उसका डेटा रिफ्रेश हो रहा है रिपीटेड वे में, ठीक है। लेकिन अब यहां जो बेसिकली, लेकिन हमने एसरैम में तो बोल रहे हैं क्या, डज नॉट नीड टू बी रिपीटेड रिफ्रेश रिपीटेडली। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं,
ठीक है, जैसे मान लो एक और फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ऐसे कुछ सर्किट में लगा हुआ और ये ऐसे में लगा हुआ सपोज मान लो, तो क्या होता है, जैसे मान लो इसके पास 1 आया, अब क्या हुआ जी, जैसे इसका टाइम खत्म होने वाला होता है, ये 1 अगले वाले को ट्रांसफर कर देता है। अब इस 1 इसका जैसे टाइम अपने आप खत्म होने वाला होता है, तो ये 1 क्या करता है, ये अगले वाले को ये वापस उसको ट्रांसफर कर देगा, फिर ये ऐसे लूप चला रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अलग से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा सर्किट बना हुआ है जो जैसे अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स पर डालने में, तो अपने आप ही एक डेटा, जैसे इसका सिग्नल खत्म होने वाला होगा, ये दूसरे को डेटा दे देगा, फिर ये 1 सेकंड तक होल्ड करेगा, जैसे इसका डेटा खत्म होने वाला है वो इधर दे देगा। ठीक है, अब जैसे ऐसा मान लो कि भाई कुछ ऐसा हुआ कि 2 बंदे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, एक लॉन्ग ड्राइव पे गए। अब पहला बंदा गाड़ी चला रहा है, जितनी देर वो गाड़ी चला सकता था चलाया उसने, बाद उसने क्या बोला कि भाई मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब तू चला गाड़ी। अब दूसरा बंदा बैठ के गाड़ी चला रहा है, फिर जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर पहला वाला आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिपीटेडली चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इसका मतलब क्या है कि यहां पे रिपीटेडली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहां पे सर्किट ही इंटरनली ऐसा बना रखा है कि भैया मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स लगा रखे हैं, ताकि एक डेटा खत्म हो तो जैसे एक फ्लिप फ्लॉप की कैपेसिटी खत्म हो तो ऑटोमेटिकली उससे पहले ही पहले वो डेटा दूसरे फ्लिप फ्लॉप को पास ऑन कर दे, ताकि ये दोनों खुद ही सारा डेटा मैनेज कर लें, अलग से रिफ्रेश करने की हमें बार बार जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, ये जो मैंने बताया ये क्लियर है? हाँ हाँ जी, बस चलिए, बस चंदन बिस्वाल को ही क्लियर है, चलो जी चिन्मय को भी क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे ही एक सर्किट बना होता है, मतलब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो इसमें अब हमें अलग से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इस कारणवश क्या है, ये फास्टर है एंड मोर एक्सपेंसिव, इट इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। डी रैम हमारी कौन सी है, डायनेमिक रैम है, तो फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एस रैम जो स्टैटिक रैम है उसका फायदा है। और इसके अगर हम स्टैटिक रैम के फीचर्स की बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ना, अगर मान लो मैं बोलूं कि भैया स्टैटिक रैम के फीचर्स बताओ, तो स्टैटिक रैम के फीचर्स क्या हो सकते हैं? पहली बात भैया हाई स्पीड, ठीक है, बट चक्कर क्या है कि इसमें मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो ऑब्वियस बात है इसमें लो स्टोरेज होगी, यानी इस रैम के अंदर स्टोरेज जो है वो कम होती है, तो लो स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, बट हाँ कॉस्ट इसमें हाई होती है, तो हाई कॉस्ट होती है, यानी कि जो हमारा डी रैम है उससे महंगी होती है। बट और चौथा इसका फायदा क्या है कि लो पावर कंजम्पशन होती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम में एस रैम लगाएंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी, अगर आप डी रैम लगाएंगे तो थोड़ी सस्ती होगी वो डी रैम। ठीक है जी, तो ये जो आपको बताया एक बार, इसको आप लोग जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? सर एक पूरा रैम में बस एस रैम होता है या डी रैम भी लगा होता है? भाई देखो एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि मान लो कल को मैं जब अपनी मशीन तैयार करवा रहा हूं, तो वहां पे मेरी ये चॉइस है कि मैं अपने मशीन में डी रैम लगवाऊं या एस रैम लगवाऊं। ठीक है, तो मेरी तो सीधी बात है, अगर डी रैम लगाऊंगा थोड़ी सस्ती पड़ेगी, जैसे हम लोग नॉर्मली जो हमारा सिस्टम्स होते हैं उनमें डी रैम लगी होती है। ठीक है, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो एस रैम जो लगती है वो थोड़ी महंगी होती है भाई उसके अंदर, क्योंकि देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पहले इसे डिज़ाइन कर रखा है कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने का तरीका है, तो यानी कि कोई अलग से रिफ्रेश करने के लिए कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डी रैम में ऐसा कुछ नहीं है ना, तो डी रैम में अलग से रिफ्रेश करने का कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो ये SRAM हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज द DRAM। ठीक है, अब देखो DRAM की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है DRAM के, इट्स फुल फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम कह सकते हैं, क्योंकि वो पहला स्टैटिक रैम था फिक्स, लेकिन अब ये क्या है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई ये। अच्छा, उसके अलावा यहां पे क्या कर रहे हैं कि जैसे वहां पे डेटा स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, फ्लिप फ्लॉप का, यहां पे स्टोर्स डेटा इन डेटा यूजिंग कैपेसिटर्स। तो यहां पे अलग चीज लगी होती है, कैपेसिटर्स लगे होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और अब जैसे इसमें क्या है, नीड कॉन्टिन्यूअस रिफ्रेशिंग टू रिटेन डेटा, यानी कि जैसे अब वहां पे जो हमारा स्टैटिक रैम था वहां पे कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग का कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसमें लिखा था ना डज नॉट रिक्वायर इस कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग वाला केस चाहिए नहीं था। अब यहां पे क्यों चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे क्या चक्करबाजी है कि जो भी यहां पे क्या है कि यहां पे अब ये तो डायनेमिक रैम है ना, तो यहां पे डेटा कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर हो रहा है और उनके अंदर जब डेटा जाता है तो उसको रिफ्रेश हमें अलग अलग करते रहना पड़ता है। जैसे एक कैपेसिटर के अंदर डेटा आया तो इससे पहले कि वो डेटा खत्म हो दोबारा उसको रिफ्रेश कर दो, तो ये यहां पे रिफ्रेश करने वाला काम करना पड़ता है। तो इस कारण से ये जो है स्लोअर है, बट चीपर देन SRAM। तो जो आपकी SRAM है उससे ये सस्ता है। ठीक है, और मैक्सिमम मेनली यहां पे यूज्ड एज द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। जनरली यार इसको हम लोग हमारे जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर जनरली ये आपका जो DRAM है वही लगा होता है अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब DRAM के बारे में हो गया। अब इसके जैसे फीचर्स की अगर हम बात करें, एक मिनट इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस DRAM के फीचर्स की बात करूं कि भैया इसके फीचर्स क्या क्या हो गए, तो देखो वो फीचर्स हमने देखे अभी यहां पे। पहला फीचर है कि भैया इसकी जो स्पीड है वो SRAM से स्मॉल है, तो लोअर स्पीड देन SRAM। ठीक है, बट ऑब्वियस बात है इसकी SRAM से हायर स्टोरेज है, तो हायर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, सस्ती है यानी कि लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, बट यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि लेस एक्सपेंसिव तो है, बट इसमें क्या है, रिक्वायर्स रिफ्रेश साइकिल। आपको एक रिफ्रेश साइकिल की यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिफ्रेश साइकिल्स होती है यहां पे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम आते हैं कि कॉमन DRAM के वेरिएंट्स कौन कौन से। जैसे अगर आप DRAM की बात करेंगे तो जैसे अब हमें पता लग गया कि DRAM ही ज्यादा यूज होगी भाई, तो अब ये कॉमन DRAM के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, तो देखो पहले आते हैं हमारे पास, एक आता है SDRAM। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है SDRAM की, सिंक्रोनस
सिंक्रोनस DRAM। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस DRAM का मतलब होता है, देखो यहां पे ये क्या होती है, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक। ठीक है, सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक। अच्छा, अब देखो यहां पे सिंपल सी बात, जैसे सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है यहां पे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। कभी तुमने मूवीज में देखा होगा कि ना मिलिट्री के ऑपरेशन होता है कोई, ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो कहीं पे कोई दुश्मन है, अब उस दुश्मन पे अटैक करना है, तो भाई टीम आपस में डिस्कस करती है कि हाँ भाई देखो जी इस टाइम पे हम यहां से अटैक कर देंगे, और 10 मिनट बाद तू वहां से अटैक कर दियो, और 10 मिनट बाद तू इधर से अटैक कर दियो। ठीक है, लेकिन अब ओके भाई बात हो गई, अब वो जो मेन टुकड़ी है वो पार्ट्स में इधर उधर तीनों डायरेक्शन में चली जाएंगी, लेकिन जाने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि अपनी क्लॉक को सारे के सारे अपनी घड़ियों को मिला लेते हैं। अब क्यों मिला लेते हैं, मान लो भाई साहब अगर किसी की घड़ी 4-5 मिनट पीछे चल रही है, मान लो किसी की घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है, तो क्या होगा कि भाई एक बंदे ने तो अटैक कर दिया, अब जिसने अटैक करा उसको ये था कि भैया 10 मिनट बाद दूसरी जगह से अटैक हो जाएगा, लेकिन उस बंदे की घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही थी, तो भाई साहब वो तो 10 मिनट बाद नहीं बल्कि 15 मिनट बाद अटैक करेगा। अब वो जो 5 मिनट का गैप आ गया वहां तो काम खराब हो सकता है ना। ठीक है, तो इससे पहले इसलिए क्या होता है कि सारे के सारे लोग अपनी क्लॉक को है एक टाइम पे सिंक कर लेते हैं कि हाँ भाई सबकी घड़ियों में टाइम मिला लो। तो अब यहाँ पे एसडी रैम के बारे में हमने सिंक के लिए बोला, तो इसका मतलब क्या है, एसडी रैम जो है ये अपने आप को सिंक कर लेता है, किससे सिंक कर लेता है, विद आपका जो है क्या नाम है अपना जो सिस्टम की क्लॉक है, उस सिस्टम की क्लॉक के साथ अपने आप को क्या कर लेता है भाई, सिंक कर लेता है। ठीक है, तो एक हमारे पास एसडी रैम होती है, उसके बाद इसी में आप देखेंगे ना अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे हमारे पास होता है एक आती है DDR एसडी रैम। अब DDR एसडी रैम होती है जिसमें आप एक हमारे पास होती है DDR2 रैम, एक DDR रैम होती है, तो इसको हटा दो, एक DDR2 रैम होती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको मार्केट में जाओगे DDR रैम मिलेगी, DDR2 मिलेगी, DDR3 मिलेगी, DDR4 हो गई, DDR5 हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से फास्टर वर्जन है, ये सब क्या है, फास्टर वर्जन्स हैं ऑफ एसडी रैम। ठीक है, आपके एसडी रैम के फास्टर वर्जन हैं, और ये जो मॉडर्न कंप्यूटर जितने में यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, मॉडर्न यहां लिख देते हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, तो भाई आप मार्केट में जाएंगे, जब आप सपोज मान लो अगर कोई अपना सिस्टम बनाने के लिए बैठेंगे तो उसमें क्या है वो पूछेंगे जी रैम कौन सी लगी, तो वहां पे तो कोई डिस्कस होता है कि हाँ जी DDR2 रैम लगानी है, DDR3 रैम लगानी, तो आपको पता होना चाहिए कि DDR2 DDR3 क्या है, ये हमारे डी रैम के ही क्या है वर्जन है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमें क्लियर हुआ कि भैया हमारे पास दो तरह की रैम्स होती हैं, एक होती है एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, और एक डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं। अच्छा, डी रैम के ही कई सारे वर्जन होते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दैट इज DDR वाले ही वर्जन, तो DDR बेस्ड डी रैम्स जो होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, हमारे पास DDR रैम के ही वर्जन हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक बार इसकी फोटो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक शब्द जैसे DDR जो है, इस DDR का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे गोले में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहीं से नोट कर लो। DDR का मतलब है डबल डेटा। ठीक है, DDR मीन्स डबल डेटा रेट। ठीक है, तो इसलिए ये जैसे डबल डेटा रेट वो इससे समझ में आ रहा है कि डेटा रेट वहां पे अच्छा हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो उसी में क्या होता है, अलग अलग जनरेशन, जैसे DDR है वो एक तरह से ये DDR वाली SD रैम का फर्स्ट जनरेशन हो गया, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, तो ये अलग अलग हमारे उसमें बन रहे हैं। बट सिंपल सी बात है, DDR जो है दैट इज कॉल्ड एज डबल डेटा रेट। ठीक है जी, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? DDR SD रैम भी SD, ऑब्वियसली यार SD रैम के ही तो टाइप्स है ना ये। ठीक है, ये SD रैम के ही वेरिएंट्स हैं। ठीक है, जो हमारी अब ये SD रैम, वो मतलब SD रैम मतलब सिंक्रोनस डेटा रैम। ठीक है, वो स्टैटिक वाली मत समझ लेना, क्योंकि वो SRAM है, ये DRAM है। DRAM के अंदर ही हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। तो DRAM के अंदर जो वेरिएंट्स है, एक पहला वेरिएंट है SD रैम, और उसी के अलावा एक और उसके बाद कुछ और नए वाले वेरिएंट्स आए। ठीक है, अब उस नए वाले और मतलब एक तो इसका एक वेरिएंट है SD रैम वाला वेरिएंट है, और एक और वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसका जो है DDR SD रैम वाले वेरिएंट्स। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना यार, एक पर्टिकुलर चीज आ गई उसमें और एनहेंसमेंट करके एक नया, जैसे मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन, अब आज मैंने मान लो कोई मोबाइल फोन लिया, आज से 6 महीने बाद फिर क्या होगा, उसका कोई और हायर वर्जन आ जाएगा, फिर 6 महीने बाद फिर कोई और हायर वर्जन आ जाएगा। तो ये ऐसे ही, और जो हायर वर्जन होंगे उसके अंदर ऑब्वियस बात है प्रीवियस वर्जन से ज्यादा फीचर्स या ज्यादा कैपेबिलिटीज उसके अंदर होंगी। ठीक है जी, तो ये क्लियर है सबको इतना? यस सर, ठीक है जी, चलिए ठीक है भाई। तो इसका जरा अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने किसका जो डिस्कशन करा है, वो हमने डिस्कशन करा है किसके बारे में? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है रैम के बारे में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ अब एक और टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? रोम, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की हमारी बात चल रही थी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने यहाँ पे, हमारे पास दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे पास रैम, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी काफी हद तक डिस्कस करा। ठीक है, अब रैम के बाद अब और क्या होता है हमारे पास? अभी हमने रैम के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद दूसरी एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है जिसका नाम क्या है भाई? रोम। ठीक है, रोम नाम की प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, अब ये रोम नाम की जो प्राइमरी मेमोरी है भाई सब दिखती कैसे, जरा ये भी जान लें। ठीक है, यानी कि इसकी शक्ल कैसी नजर आती है, किस तरह से होती है, ये बात भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, पहले जरा इसकी कुछ तस्वीर देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये ऐसी चिप होती है और ये आपके इस मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की तस्वीर वहां लगा देता हूँ ताकि कॉपी इमेज, पेस्ट। ठीक है, ये एक तरह से रोम चिप की शक्ल हो गई। और यहाँ पे ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये वाला भी लगा देता हूँ ताकि कॉपी इमेज। ठीक है, तो इस इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि यार ये चिप जो है, ये आपका ये ग्रीन कलर का जो है, दिस इज द मदरबोर्ड।
ठीक है, मदरबोर्ड का एरिया, और ये रोम चिप जो है इस मदरबोर्ड पे ही पहले से फिटेड होती है। तो भाई इस रोम चिप के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली, क्या क्या पता लगा? तो पहली बात हमने इस रोम के बारे में बात करी। पहली बात इसकी फुल फॉर्म कि भैया इट स्टैंड्स फॉर, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। अच्छा, अब जैसे हमारी रैम वोलेटाइल मेमोरी है, बट ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये यानी कि इसके अंदर जो डेटा आता है वो इसके अंदर परमानेंट वे में सेव रहता है, हटता नहीं है। अच्छा, अब चक्कर क्या है, ये मैंने बोला इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो इसका मतलब ये इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा दैट इज परमानेंट वे में पड़ा होगा। सो दैट स्टोर परमानेंट एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे जरा सा, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग जरा एक मिनट होल्ड कर रहा हूं। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो आपकी ये है हमारी रोम है, और रोम जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है परमानेंट मेमोरी के तौर पे हमारे पास रहती है। तो जो भी हम इसके अंदर डेटा डालते हैं, इस रोम चिप के अंदर डेटा डालते हैं, वो सारा का सारा डेटा परमानेंट में, तो दैट स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो स्टोर होंगी, क्या स्टोर होंगी? परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके जैसे सपोज मान लो वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, सच एज कंप्यूटर फर्मवेयर्स और बायोस। ठीक है, अब ये फर्मवेयर और बायोस क्या होता है वो देखेंगे, बट हाँ समझ लो कि यार इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये डेटा परमानेंट वे में स्टोर करता है, और इसके अंदर क्या पड़ा होता है, इसके अंदर फर्मवेयर या बायोस पड़ा होता है। ठीक है, और इस रोम के अंदर डेटा कौन लिखता है? इट इज रिटन बाय, यानी कि ये फर्मवेयर या बायोस चीजें जो कौन डालता है, यानी ये डेटा फर्मवेयर और बायोस का डेटा कौन डालता है? इट इज रिटन बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो फिलहाल आज इसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रोम चिप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।